हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो उत्तराखंड सीरीज का आज है हमारा डे 6। इससे पहले हमने 5 वीडियोस कवर कर ली हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देख रही हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। इसमें हम बी एस नेगी की बुक को कवर कर रहे हैं। तो इसमें प्राचीन इतिहास के हमारे 2 पार्ट पहले ही आ चुके हैं। आज हम इसमें इसका 3rd पार्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय का करतपुर राज्य। करतपुर राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड के उत्तरी भाग में स्थित था। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में करतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य बताया गया है। तो कल भी हमने ये पढ़ा था कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध है वो किससे है, वो समुद्रगुप्त से है। ये हमसे इंडियन हिस्ट्री में पूछा जा सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि करतपुर पर कुलिनों का शासन था एवं करतपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। स्कंदगुप्त काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। उस समय करतपुर राज्य पर भी हूणों का आक्रमण हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार राजा तोरमाण व मिहिरकुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा होगा। तो करतपुर राज्य के बारे में हमसे बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता है, परंतु इसके हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे सांगलेस वंश। लाखामंडल जो कि देहरादून में है। लाखामंडल के खंडित शिलालेख से हमें सांगलेस वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं के नाम स्पष्ट मिलते हैं। इन अभिलेखों में पहला नाम नरपति जयदास एवं अंतिम नाम नाम नामशत नामक राजा का मिलता है। तो जो हमें सांगलेस वंश के बारे में जानकारी मिलती है वो लाखामंडल से मिलती है। और लाखामंडल कहाँ पे है, वो देहरादून में है। और वहां से हमें सांगलेस के 7 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें पहला राजा था नरपति जयदास और अंतिम था नामशत। सिंहपुर का यदुवंश। तो यदुवंश का शासन 6वीं 7वीं सदी के आसपास रहा। यदुवंशी राजाओं की जानकारी भी लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है और इस लेख से 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम उल्लेखित हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी लाखामंडल देहरादून से प्राप्त हुआ है। यदुवंश का संस्थापक श्री सेनवर्मन था, जिसकी राजधानी यमुना प्रदेश सिंहपुर थी। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री तथा जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी और ईश्वरा ने लाखामंडल में एक शिव मंदिर बनवाया था। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में नागवंश। तो 6ठी 7वीं सदी में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है और नागों की पुष्टि गोपेश्वर त्रिशूल लेख से होती है। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ही हमें नेपाली राजा अशोक चल्ल के आक्रमण की जानकारी भी मिलती है, जिसे हमने कल पढ़ा था। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें पहला है स्कंदनाग, दूसरा है गणपति नाग और तीसरा है विभुनाग और चौथा है अंशुनाग। तो हमें ये नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किन नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। तो उसमें है स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और अंशुनाग। त्रिशूल लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महालय के सामने शक्ति त्रिशूल की स्थापना की। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 6वीं 7वीं सदी ईस्वी की दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है वो ब्राह्मी लिपि में है और उसमें भी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीक होता है, जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर में अभिलेख मिला। यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय नाग शक्ति को जाता है। तो यदु वंश को जो समाप्त किया वो नाग शक्ति को इसका श्रेय जाता है। अब हम बात करेंगे मौखरी वंश। उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के मौखरी वंश ने परास्त किया। मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा था एवं इसका संस्थापक हरिवर्मा था। तो जो नाग शासक थे उनको मौखरी वंश ने परास्त किया और नाग वंश ने किसे परास्त किया था, उन्होंने यदुवंशी वंश को परास्त किया था। ग्रहवर्म की हत्या के बाद मौखरी राज्य उसकी बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे हर्षवर्धन के काल को, हम इसमें देखेंगे आगे वीडियो में। उसके बाद हम पौरव वंश के बारे में भी इसमें देखेंगे। तो अब हम पहले देखेंगे हर्ष के पश्चात का मध्य हिमालय, इसमें अध्ययन करेंगे। पहले हम देखेंगे थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन है। तो जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के समय में ही जो चीनी यात्री था वो हेमसांग उत्तराखंड आया था।
तो जो बाणभट्ट है वो किसकी रचना है पूछा जाता है, तो वो है हर्षचरित की। हर्षकालीन चीनी यात्री हेनसांग हिमालय के पोली हिमोपोलू या ब्रह्मपुर राज्य में गया। तो जो चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था वो हेनसांग था, और इसने यहाँ के लिए जो शब्द प्रयोग किया था वो था पोली हिमोपुलो या ब्रह्मपुर राज्य। तो ये पूछा जाता है कि हेनसांग ने किस शब्द का प्रयोग किया था, तो ये हमें याद रखना है। हेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहारों का उल्लेख किया, और कनिंघम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा। हेनसांग ने गंगा को महाभद्र कहा, और हरिद्वार के लिए इन्होंने मोयूलोस कहा, जिसका क्षेत्रफल 20 लीटर चीनी माप में बताया। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। साथ ही इन्होंने कुंभ मेले को मोक्ष पर्व भी कहा था, ये भी इसमें नोट डाउन कर लेना। तो और इन्होंने साथ ही गंगा को कहा था महाभद्र, और यहाँ पे जो कुंभ मेला लगता है उसे कहा था मोक्ष पर्व। हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय। तो कान्यकुब्ज राज्य के हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हो गया, जिसके बाद कान्यकुब्ज राज्य ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न व गोविषाण राज्यों में विघटित हो गया था। इन तीनों राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य था वो था ब्रह्मपुर राज्य। कान्यकुब्ज राज्य विघटन की जानकारी हमें हेनसांग के 434 ईस्वी की यात्रा वृत्तांत सीयू की में मिलती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हेनसांग है उसके यात्रा वृत्तांत का क्या नाम था, तो उसका नाम था सीयू की। ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में सुवर्ण गोत्र देश एक स्वतंत्र राज्य था, जिसे स्त्री राज्य भी कहा जाता था। हर्षवर्धन के मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी भी हमें मिलती है। मार्कंडेय पुराण एवं बृहत संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। तो अब हम बात करेंगे पौरव वंश की। हिमालय क्षेत्र के तीनों राज्यों में से ब्रह्मपुर सर्वाधिक विस्तृत था, जिस पर पौरव वंश का शासन था। तो जो पौरव वंश का शासन था वो कहाँ पर था, ब्रह्मपुर राज्य में। ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर पूर्व में कर्नाली नदी तक विस्तृत था, और ब्रह्मपुर नरेश सोनवंशी पौरव राजा थे। पौरव वंश का शासन 6वीं सदी से 8वीं सदी तक रहा। तो जो पौरव वंश ने शासन किया वो 6वीं सदी से 8वीं सदी तक किया, और इस पौरव वंश के हम बारे में हमें जानकारी मिलती है अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र से। तो अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें पौरव एवं ब्रह्मपुर राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इस तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में हुई। तो इस तालेश्वर ताम्रपत्र में हमें जो नाम वर्णित मिलते हैं जिन शासकों के, उसमें है द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। तो इन दो शासकों के नाम हमें तालेश्वर ताम्रपत्र जो अल्मोड़ा से मिला है 1915 में, उसमें हमें द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय के नाम उल्लेखित मिलते हैं। और जो पौरव वंश का संस्थापक था वो था राजा विष्णुवर्मन प्रथम, लेकिन इसका नाम तालेश्वर अभिलेख में नहीं मिलता है। पौरव वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। विष्णुवर्मन प्रथम के बाद क्रमशः विश्ववर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन व विष्णुवर्मन द्वितीय शासकों का भी इसमें वर्णन मिलता है। पौरव के कुल देवता वीरणेश्वर स्वामी थे। पौरव शासकों की उपाधि महाराजाधिराज परम भट्टारक थी। तो जो पौरव शासकों ने जो उपाधि ली थी वो थी महाराजाधिराज परम भट्टारक। तालेश्वर जो पात्र हमें मिला है उसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, और इसमें लिपि गुप्त ब्राह्मी लिपि का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये इसकी भाषा और लिपि पूछी जाती है, तो जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, और जो लिपि का प्रयोग हुआ है वो ब्राह्मी लिपि है। तो अब हम इसमें पौरव वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि पौरव वंश का जो प्रशासन था वो कैसा था। तो पौरव शासकों के निवास स्थल को कोट या राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग होता था। तो जो उनके निवास स्थल थे उसे तो कोट कहा जाता था, और जो राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग किया जाता था। पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमात्या कहा गया। जो वहाँ के मंत्री होते थे उस समय उन्हें राजमात्या कहा जाता था। पौरव वंश के सेनानायक को बलाध्यक्ष कहा जाता था। संधि विग्राहक विदेश मंत्री होता था, और द्विवीरपति लेखक वर्ग का प्रधान होता था। जमनपति पदांतिक सेना का मुख्य होता था। पदांतिक सेना का मतलब जो पैदल सेना होती थी उसका जो मुखिया होता था उसे जमनपति कहा जाता था। पौरव शासकों के आय का स्रोत भूमिकर था, जिसे भाग कहा जाता था, एवं गुप्तचर का कार्य कटुक करते थे। तो जो अगर पूछा जाता है कि पौरव काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो वो कटुक कहा जाता था।
भूकर वसूलने वाले अधिकारी को भागिक कहा जाता था और पौरव काल में दो तरह की भूमि थी, केदार व सारी। तो जो सिंचित भूमि थी उसे तो केदार कहा जाता था और जो असिंचित भूमि थी उसे सारी कहा जाता था। भूमि मापन के लिए द्रोणवापम, खारीवापम और कुल्यावापम विधि का प्रयोग किया जाता था। अगर पूछा जाता है कि भूमि मापन के लिए द्रोणवापम, खारीवापम और कुल्यावापम विधि का प्रयोग किसके काल में किया जाता था, ये तो था पौरव वंश के समय में। तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों के लिए वटक शब्द का प्रयोग मिलता है। तो अब हम इसमें बात करेंगे शत्रुघ्न राज्य। कान्यकुब्ज राज्य का दूसरा भाग शत्रुघ्न राज्य में टूटा था। चीनी यात्री के अनुसार इस राज्य के पूर्वी सीमा पर गंगा व उत्तर में हिमालय था और राज्य के मध्य में यमुना नदी बहती थी। कनिंघम के अनुसार यह भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। तो कनिंघम के अनुसार जो शत्रुघ्न राज्य वाला हिस्सा था वो सिरमौर गढ़वाल के अंतर्गत आता था। अब हम बात करेंगे गोविशाण। और गोविशाण किसका प्राचीन नाम है, यह है काशीपुर का। कान्यकुब्ज राज्य का तीसरा भाग गोविशाण राज्य में टूटा था। कनिंघम के अनुसार गोविशाण राज्य में काशीपुर के साथ साथ रामपुर व पीलीभीत जनपद भी थे। गोविशाण का विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था। कनिंघम ने काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने दुर्ग या किले को इस राज्य से संबंधित बताया। अब हम पढ़ेंगे पलेठी शिलालेख। देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र राजवंश शासन कर रहा था। देवप्रयाग के हिंडोल खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर 7वीं-8वीं सदी के बीच का बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो पलेठी का सूर्य मंदिर है वो कहाँ है, तो ये है देवप्रयाग के हिंडोल खाल में है पलेठी का सूर्य मंदिर। और इस जो पलेठी का सूर्य मंदिर है वो कल्याण वर्मन ने बनाया था। इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का नाम भी मिलता है। तो हम यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन राज्य में हुआ। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्यागा था। उस समय उनकी आयु 32 वर्ष थी। आदिगुरु शंकराचार्य ने स्त्रीगण के समय उत्तराखंड आए थे और आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे आदिगुरु शंकराचार्य। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की गई, जिसमें है ज्योतिर्मठ, पुरी, श्रृंगेरी एवं द्वारिका। शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ, जो चेर साम्राज्य के अधीन था, जिनके गुरु गोविंद स्वामी जी थे। और आदिगुरु शंकराचार्य के पिता शिवगुरु व माता सुभद्रा थी। तो जो आदिगुरु शंकराचार्य थे वो आए थे कार्तिकेयपुर राज्य वंश के समय में ही उनका आगमन हुआ था और 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम बात करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। यह मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, क्योंकि कल हमने देखा था जो प्रथम राजनैतिक राजवंश था वो तो था कुणिंद, और जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है वो है कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसका शासन बताया गया है 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। इस वंश के प्रथम 3 परिवार के 14 नरेशों ने प्राय 300 वर्षों तक शासन किया। यशवंत सिंह कटौच तृतीय परिवार सलाड़ोदित्य वंश का संस्थापक सलाड़ोदित्य को मानते हैं, जिनके हिसाब से कार्तिकेयपुर पर कुल 15 नरेशों ने शासन किया था। परंतु ये यशवंत सिंह कटौच के अनुसार है, क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा लेखक हैं वो जो सलाड़ोदित्य वंश है उसका संस्थापक इच्छर देव को मानते हैं, और आयोग के द्वारा भी इसका जो आंसर है वो इच्छर देव को ही माना गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी और बाद में इन्होंने नरसिंह देव वर्मन के टाइम पे जो थी राजधानी परिवर्तित करके वो बैजनाथ बागेश्वर को अपनी राजधानी बनाई थी। कतियूर शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र जोशीमठ था। इनकी दूसरी राजधानी अल्मोड़ा के कतियूर घाटी में बैजनाथ के पास बैजनाथ कार्तिकेयपुर में थी। इस वंश के अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ है। तो अगर पूछा जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो उसमें कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ है। कार्तिकेय वंश से संबंधित ताम्रपत्र एवं शिलालेख बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ एवं चंपावत से प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में प्रमुख ललित सूरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है। तो जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है उसका संबंध ललित सूरदेव से है। वह भूदेव का बागेश्वर शिलालेख एवं देश्वर देव का बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र, जो ये बालेश्वर मंदिर है ये चंपावत में है। तो अगर पूछा जाता है कि देश्वर देव का जो ताम्रपत्र है वो कहाँ से मिला है, तो वो बालेश्वर मंदिर चंपावत से मिला है। एटकिंसन ने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था।
एटकिंसन कत्यूरियों को कश्मीर के कटूरी या कटौर राजपूत का वंशज मानते हैं। कनिंघम के अनुसार कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर जो रामगंगा तट पर स्थित थी, जिसका जिक्र हेनसांग ने किया था। 7वीं सदी के कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी ढिकुली थी। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो कत्यूरी राजा थे उनकी शीतकालीन राजधानी कहाँ थी, तो उनकी शीतकालीन राजधानी ढिकुली थी, जिसे गाने वाला भड़ भी कहते थे। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम कबीरपुर मानते हैं। तो अब जो कार्तिकेयपुर वंश था, इसके जो 3 परिवार थे उसमें से हम प्रथम परिवार के बारे में पहले पढ़ेंगे। कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक बसंत देव था। इस वंश को हम इसके जो प्रथम परिवार है इसे हम कत्यूरी वंश के रूप में भी जानते हैं। इस वंश के राजा बसंत देव परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान दिया था। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कत्यूरी शासक ने स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान दिया था, तो वो थे बसंत देव। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण भी बसंत देव ने कराया था। जोशीमठ में वासुदेव नाम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में कत्यूरी सम्राट का नाम श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि खुदा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं की गिरिराज चक्र चूड़ामणि उपाधि थी। कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ की राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। बसंत देव के बाद खरपर देव शासक बना। इसकी पत्नी का नाम कल्याण देवी था। तो जो अगर पूछा जाता है कि जो राज तरंगिणी पुस्तक है वो किसकी है, तो वो पुस्तक है कल्हड़ की। ये कई बार पूछा भी गया है। खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। खरपर देव का पुत्र कल्याण राज था, जिसकी पत्नी महारानी लद्दा देवी थी। बागेश्वर लेख के अनुसार खरपर देव वंश का जो अंतिम शासक था वो था त्रिभुवन राज, जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। त्रिभुवन राज ने व्यागेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान की एवं साथ ही किरातों से संधि भी की। तो अब हम पढ़ेंगे कार्तिकेय वंश के द्वितीय परिवार के बारे में। नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था और पाल वंश के शासक धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक निम्बर था। निम्बर शैव धर्म मानने वाला एवं जिसकी रानी नाशु देवी थी। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टदेवगण शासक बना। इष्टदेव की पत्नी का नाम वैगा देवी था। तो जो इष्टगण था इसी ने मतलब समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। तो ये पूछा जाता है कि किस शासक ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, तो वो था इष्टदेवगण। इष्टदेवगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दनी, लकुलीश तथा नटराज के मंदिर बनवाए थे। इष्टगण भी अपने पिता की तरह शैव था। इष्टगण का पुत्र था ललित सूरदेव। यह लगभग 832 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। यह कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी एवं शौर्यवान शासक था। कौन था? ललित सूरदेव, जो इष्टदेवगण का पुत्र था। ललित सूरदेव के शासनकाल के 21वें व 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ललित सूरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिक लंकपंक में मग्न धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। तो अगर पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे पूछा जाता है, तो वह है ललित सूरदेव से। सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सूरदेव के प्राप्त हुए हैं। ललित सूरदेव की 2 पत्नियां थी, लया देवी और साम देवी। ललित सूरदेव की पत्नी साम देवी ने भगवान नारायण का मंदिर बनवाया था और बैजनाथ मंदिर का निर्माण ललित पुत्र भूदेव ने किया था। तो बैजनाथ मंदिर जो बागेश्वर में है उसका निर्माण किसने कराया था, तो कराया था ललित पुत्र भूदेव ने। भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसे बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को नहीं मानता था। अब हम बात करेंगे कार्तिकेयपुर वंश के तृतीय परिवार के बारे में। सलाड़ोदित्य वंश की स्थापना सलाड़ोदित्य के पुत्र इच्छर देव ने की। इसकी जानकारी बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों के में मिलती है। और साथ ही जो यशवंत सिंह राठौर थे उन्होंने कहा था कि जो सलाड़ोदित्य वंश की स्थापना की वो सलाड़ोदित्य ने ही की, परंतु इसकी स्थापना अधिकांश इतिहासकारों द्वारा मानी गई कि इच्छर देव ने की। इच्छर देव की पत्नी का नाम सिंधु देवी था। इच्छर देव के बाद क्रमशः देसठ देव व पदम देव शासक बने। देसठ देव को दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्णदाता कहा जाता था। पदम देव को सूर्य के समान प्रकाशवान एवं कर्ण से अधिक दानदाता कहा गया।
जिसने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान की थी। तो किस शासक ने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान की थी? तो वो था पद्मदेव। सलालुद्दीन वंश का अंतिम शासक था सुभिक्षराज देव। कार्तिकेयपुर वंश तो इस तरह से जो कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम शासक था वो भी सुभिक्षराज देव ही था, क्योंकि ये जो तीनों परिवार थे वो कार्तिकेयपुर वंश से ही जुड़े हुए थे। जो 14वां कत्यूरी शासक था सुभिक्षराज देव ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षपुर में बनाई थी। तो हम इसमें आगे देखेंगे वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नरेश। सुभिक्षराज देव ने किसी वंशज सुभिक्षराज देव के किसी वंशज ने कुमाऊं की गोमती घाटी में राजधानी बनाई थी, जिसका नाम वैजनाथ लेखों में वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। इसे हम कार्तिकेयपुर वंश का चतुर्थ परिवार या पाल वंश के नाम से जान सकते हैं, लेकिन मेनली जो है कार्तिकेयपुर वंश के तीन ही परिवार माने जाते हैं। बैजनाथ लेखों में यहाँ शासकों के नाम क्रमशः लखनपाल देव, इंद्रपाल देव और त्रिभुवन पाल देव मिलता है। अब हम बात करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रशासन के बारे में। लक्ष्मीदत्त जोशी कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः अयोध्या के मानते हैं और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ये सूर्यवंशी थे। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत थी और लोकभाषा पाली थी। तो जो इनकी राजभाषा थी वो तो संस्कृत थी, लेकिन इनकी जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी, लोक भाषा थी, वो पाली भाषा थी। कार्तिकेयपुर राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं में आज प्रचलित कहावत है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि होगी, क्योंकि जो कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन था उसे बेहतर माना जाता था उस समय। कत्यूरियों के समय भूमि मापन अधिकारी ब्रह्मावतार होता था। कत्यूरी कालीन मंदिर दो प्रकार के थे, एक तो छत्र युक्त होते थे और दूसरे शिखर युक्त होते थे, जिसमें छत्र युक्त प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता था। एटकिंसन के अनुसार बंगाल के पाल व सेन राजाओं ने कुमाऊं को विजिट किया होगा, जिस कारण मुंगेर, भागलपुर एवं कत्यूरी घाटी के ताम्रपत्रों में समानता देखी जा सकती है। गमागमी कार्तिकेयपुर राज्य में चिट्ठी ले जाने वाला कर्मचारी होता था, जो कि डाकिया का काम करता था। तो जो उस समय डाकिया का काम करता था वो करता था गमागमी, जो कि चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रों में खस, द्रविड़, कलिंग, गौड़, आंध्र, हूण एवं चंडाल आदि जातियों के नाम मिलते हैं। इनके ताम्रपत्रों में दक्षिण की जाति का नाम आने का अर्थ या तो वो इस क्षेत्र में आकर बसे हों या तो उन प्रांतों का कत्यूर शासनाधिकार रहा होगा। ललित सूरदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तत्कालीन समाज की प्रशंसा अष्टादश प्रकृति कहकर की गई है। तो अगर पूछा जाता है कि तत्कालीन समाज की प्रशंसा अष्टादश प्रकृति कहकर किस ताम्रपत्र में की गई है, तो वो की गई है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, जिसका संबंध है ललित सूरदेव से। कत्यूरी वंश के पतन का कारण अत्याचारी शासन व बाह्य आक्रमण था। अब हम बात करेंगे कार्तिकेयपुर वंश में राज पदाधिकारी थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था, उसके बारे में हम देखेंगे थे। जो प्रांतपाल होते थे वो सीमाओं की सुरक्षा का भार उन पर होता था, और जो घटपाल होते थे वो गिरद्वारों के रक्षक होते थे, और जो वर्मपाल थे वो सीमावर्ती मार्गों में आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी रखते थे। और साथ ही जो नरपति थे वो नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा एवं कर वसूली का कार्य करते थे। और इसमें जो अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे दोषापराधी कहा जाता था, और गुप्तचर विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को साध्य साधनिक था। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी में दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक होते थे। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्रमांत कहते थे। तो जिसमें जो तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई थी उसे कर्मांत कहा जाता था, जबकि राजमिस्त्री को कारिका कहा जाता था, और जो चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा होता था उसे चोरों द्रणिक के अंतर्गत होता था। साथ ही इसमें जो सौदा और भंगाधिकृत राज्य का मुखी आर्किटेक्चर होता था, और जो राज व्यवहारिक पद महल का प्रहरी एवं मंत्रिपरिषद को राजमात्या कहते थे। साथ ही अगर हम इसमें देखेंगे तो अक्ष पटलाधिकृत गृह मंत्री होता था, और वो रिकॉर्ड अधिकारी को महासंधि विग्राहक कहा जाता था। और जो पदांतिक थी वो पैदल सेना थी, जैसे कि अभी उनको कहा जाता था गौलमिक पैदल सेना। और अश्वारोही मतलब जो घोड़ों वाली जो सेना होती थी वो उसका जो सर्वोच्च नायक होता था उसे अश्वबलाधिकृत कहते थे, और गजारोही मतलब हाथी वाली सेना उसे उसका जो नायक था उसे हस्ती बलाधिकृत कहते थे, और उष्टारोही को उन जो नायक था उसे उष्ट बलाधिकृत कहा जाता था। तो ये तो था इनके राज्य प्रशासन के बारे में। अगर हम इनके आर्थिक व्यवस्था को देखें तो
कत्यूरी शासन में जो आय का प्रमुख साधन था वो कृषि, वन और खनिज संपदा थी। इस समय बहुत ज्यादा भूकर नहीं लिया जाता था लोगों से, तो इस समय जो इनके आय के प्रमुख साधन थे वो कृषि, वन एवं खनिज संपदा थी। क्षेत्रपाल राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था और जो औपचारिक और पटकोषाचारिक अधिकारी होते थे वो भूमि के अभिलेख रखते थे। साथ ही जो खंडपति एवं खंड हस्तानाधिपति होता था वो वनों की रक्षा करता था। करों की वसूली के लिए भोगपति व सौल्किक नामक अधिकारियों का वर्णन मिलता है। तो जो करों की वसूली करते थे उसमें एक तो था भोगपति और दूसरा था सौल्किक। अ, भाट व चाट नामक अधिकारी प्रजा से विस्ती व वेगार लेते थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्रजा से विस्ती व वेगार लेने का कार्य करते थे वो कौन करते थे? वो भाट व चाट नामक अधिकारी करते थे। पशुओं से दुग्धादि निकालने का कार्य आभीर करते थे। भूमि माप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। कत्यूरी शासन में द्रोण वापम और नाली वापम बीजावली भूमि का वर्णन मिलता है। द्रोण को 32 सेर या 16 नाली बराबर माना जाता था और खारी वापम को 20 द्रोण के बराबर बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे ऐसाल क्षेत्र है वो भागीरथी और यमुना के मध्य का जो क्षेत्र था उसे उस समय ऐसाल क्षेत्र कहते थे। और टंकणपुर क्षेत्र कहा जाता था। अलकनंदा और भागीरथी संगम से उपत्यका क्षेत्र तक को जो कहा जाता था वो टंकणपुर क्षेत्र कहा जाता था। अगर हम कार्तिकेयपुर क्षेत्र को देखेंगे तो कत्यूर घाटी से लेकर जोशीमठ से गोमती घाटी तक के क्षेत्र को जो कहा जाता था वो कार्तिकेयपुर क्षेत्र था। और अंतरांग क्षेत्र था भागीरथी एवं अलकनंदा के बीच का जो क्षेत्र था वो अंतरांग क्षेत्र था। और मायापुर हाट था हरिद्वार के निकट तराई भाबर तक का जो क्षेत्र था उसे मायापुर हाट कहा जाता था। और इसमें आगे देखेंगे कत्यूरी प्रांतीय शासन प्रशासन। कत्यूरी राज्य प्रांतों में विभाजित था जिसका शासन ऊपरी या राज्यपाल करता था। तो जो कत्यूरी राज्य था वो प्रांतों में विभाजित था और उसका जो हेड था वो था ऊपरी या राज्यपाल। कत्यूरी राज्यों में प्रांतों को विषय या जिलों में बांटा गया। तो इसमें जो राज्य थे राज्यों को प्रांतों में बांटा गया और प्रांतों को विषय या जिलों में बांटा गया। कत्यूरी काल में 4 विषयों एवं लोकगाथा के अनुसार एक अन्य विषय का भी पता चलता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे मध्यकाल का कत्यूरी साम्राज्य। मध्यकालीन कत्यूरी शासन की जानकारी स्थानीय लोक गाथाओं और जागरों से मिलती है। कत्यूरी बैजनाथ घाटी में जिस कात्यूर राजवंश की स्थापना हुई उसकी पुष्टि जतबाल देव के कुलसारी मूर्ति लेख से होती है। अगर पूछा जाता है कि कुलसारी मूर्ति लेख का संबंध किससे है तो वो है जतबाल देव से। कत्यूरी बैजनाथ में कात्यूर वंश की स्थापना अशांति देव ने की थी। लोकगाथाओं एवं गुरुपादुका की पांडुलिपि के अनुसार नरसिंह देव एक नाथपंथी साधु था जिसके परामर्श पर अशांति देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ के कत्यूर घाटी के रणचूला कोट में स्थानांतरित की थी। तो अशांति देव ने बाद में अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ बनाई थी? रणचूला कोट को उसने अपनी राजधानी बनाया था। हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादुका में अशांति देव के बाद क्रमशः बासंती राई एवं गोरा राई का नाम मिलता है। 13वीं सदी में रणचूला कोट में स्थापित कात्यूर वंश का विखराव हुआ जिसकी अनेक शाखाएं कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हुई, जिसमें मूल शाखा है कत्यूरी बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा और सीरा शाखा है इसमें, और एक डूटी शाखा है, साथ ही सुई शाखा और बारामंडल शाखा है। कत्यूरी शाखाओं में अस्कोट के रजवार एवं डोटी के मल्ल शासक आगे चलकर प्रसिद्ध हुए। जागर गाथाओं के अनुसार बैजनाथ कत्यूर की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक प्रीतम देव था जिसे पिथौरा या पिथौरा शाही या पृथ्वीपाल भी कहा जाता था। प्रीतम देव ने रानीबाग चित्रशिला में तुर्कों को परास्त करने का विवरण मिलता है। राजा पिथौरा को पिथौरागढ़ बसाने का श्रेय जाता है जिसकी छोटी रानी जिया रानी या मौला देवी थी। तो जो जिया रानी थी इसे कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है और इन्हें मौला देवी के नाम से भी जाना जाता है। पाली पछाऊ वंशावली के अनुसार जिया रानी का पुत्र धामदेव या दुलाशाही प्रीतम देव का उत्तराधिकारी बना था। साथ ही जो कत्यूरी शासक धामदेव के समय छमना पातर नामक प्रसिद्ध एक नृत्यांगना थी। धामदेव ने डोटी पर विजय प्राप्त कर उसे अपने कत्यूरी साम्राज्य में मिलाने का वर्णन भी किया है। धामदेव के मालूशाही एवं लाड़मशाही नामक 2 पुत्र थे। बैराट या चौखुटिया के राजा मालूशाही एवं दारमा की सौक्याणी राजूला की प्रेम प्रणय गाथा आज भी कुमाऊं में प्रचलित है। जो राजूला मालूशाही की जो गाथाएं हैं वो आज भी कुमाऊं में फेमस है। तो अशांतिदेव वंश का जो अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदेव।
एक अत्याचारी शासक था जिसने अंतिम कत्यूरी शासक भी माना जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि अंतिम कत्यूरी शासक कौन था, वो ब्रह्मदेव था, जिसे बीरमदेव भी कहा जाता था। यह लखनपुर का राजा था। जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया, जिसका सामना ब्रह्मदेव ने किया और वो इस युद्ध में मारा गया। तो जब तैमूरलंग ने आक्रमण किया था, ये तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 1398 में। जब तैमूरलंग ने आक्रमण किया तो इस आक्रमण में जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव या वीरमदेव, वो मारा गया। इस तरह से जो हुआ, कत्यूरी वंश का पतन हो गया। 1191 में नेपाली राजा अशोकचंद ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया, और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, क्योंकि इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है उससे हमें नेपाली राजा अशोक चल्ल के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। बालेश्वर मंदिर ताम्रलेख के अनुसार 1223 में जुलू या नेपाल शासक क्राचल देव ने कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। अगर क्वेश्चन आता है कि नेपाली शासक क्राचल देव का आक्रमण कब हुआ, तो वो हुआ 1223 ईस्वी में। एक चक्रा या चक्राता में बहुबाण वंश का शासन था। इसके 7 राजाओं का वर्णन मिलता है। राजा सूर्यसेन बहुबाण वंश का महानतम शासक था। बहुबाण वंश के सम्राट सूर्यसेन के आश्रित कवि अल्लाट नाथ था, और जो सिरमौर प्रदेश में राणा देवपाल का शासन था। सिरमौर के गणपति राजा देवपाल के संतूरगढ़ व सलमूर दुर्ग पर बलबन ने आक्रमण किया था। तो इसमें जो आक्रमण किया था वो मुगल शासक बलबन ने किया था। राणा देवपाल का जिक्र सिम से सिराज की, ये यहाँ पे गलत है, ये मिथुन ए सिराज नहीं है, सिम से सिराज है। सिम से सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में मिलता है, जिसके अनुसार देवपाल ने बलबन के विद्रोहियों को आश्रय दिया था। तो अगर ये पूछा जाता है कि जो ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि तबकात ए नासिरी बुक किसकी है, तो ये है सिम से सिराज की। आईनी अकबरी से पता चलता है कि शाहजहां के काल में संतूरगढ़ श्रीनगर के राजा का अधिकार था। तो जो आईनी अकबरी थी, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अबुल फजल ने। गंगोली हाट में मणिकोटी राजवंश शासन कर रहा था। अस्कोट के ठकुराई शासकों को रजबार कहते थे। अस्कोट में पाल राजाओं का शासन रहा। अस्कोट के पाल वंश का संस्थापक अभयपाल था। राम सिंह के अनुसार रुद्रचंद ने सीरा के हरिमल्ल को हराकर सीरा अपने अधिकार में लिया। लोहाघाट के पास सुई राज्य की स्थापना ब्रह्मदेव नामक कत्यूरी ने की, जिसके समय सोमचंद कुमाऊं आया था, और कुमाऊं में कत्यूरियों के अंतिम गढ़ मनीलागढ़ पर चंद शासक बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था। तो जो मनीलागढ़ है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है कत्यूरियों से, और इस पर आक्रमण किया था चंद शासक बाज बहादुर चंद ने। स्थापत्य मूर्तिकला की दृष्टि से कत्यूरी काल को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो उत्तराखंड का जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो कत्यूरी काल को ही कहा जाता है। अब हम इसमें लास्ट में देख लेते हैं, मुसलमान शासकों के आक्रमण के बारे में भी देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के कराजल पर्वत अभियान के बारे में जानकारी बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही वो इबन बतूता की रेहला से मिलती है। तो ये कई बार पूछा गया है कि इबन बतूता की पुस्तक का क्या नाम है, तो वो है रेहला, और साथ ही जो तारीख फिरोज शाही है वो है जियाउद्दीन बन्नी की। इतिहास कराजल को कुमाऊं प्रदेश मानते हैं। तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण 1398 में किया, जिसमें ब्रह्मदेव या बीरमदेव जो था मारा गया था। इसे हम अभी पहले ही देख चुके हैं। तैमूर की आत्मकथा मलफूजात ई तिमूरी के अनुसार प्रथम युद्ध गंगाद्वार में बहुरूज के साथ हुआ। एटकिंसन के अनुसार बहुरूज नाम ब्रह्मदत्त के लिए आ सकता है। तैमूर का दूसरा युद्ध रतनसेन के साथ, जो सिरमौर का राजा था, उसके साथ हुआ था, और जियारानी से युद्ध में तैमूरलंग की पराजय हुई थी, और तैमूरलंग के साथ युद्ध में ब्रह्मदेव की मृत्यु हुई थी और जीत हुआ था जियारानी। लोक गाथा अनुसार जिनका युद्ध रानीबाग क्षेत्र में हुआ था। तारीख मुबारक शाही के अनुसार फिरोजशाह तुगलक के समय में कटिहार के विद्रोही सरदार खड़गू ने कुमाऊं में शरण ली थी। तो जो तारीख फिरोज शाही है उसके अनुसार जो फिरोजशाह तुगलक के समय में जो विद्रोही था खड़गू, उसने वो भागकर कुमाऊं आ गया था और उसने कुमाऊं में शरण ली थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास को कंप्लीट किया। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चंद्रवंश को कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।